राम राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, सब कुशल मंगल होंगे। जो हमारे भारतीय संविधान है उसकी अगली आज की कड़ी में हम पढ़ने वाले हैं संघ सरकार के बारे में और राष्ट्रपति के बारे में। संघ सरकार में बात करें तो संघ सरकार में जो अनुच्छेद है वो संघ सरकार में अनुच्छेद 52 से 151 तक बताया गया है। भाग की बात करें तो ये भाग 5 है। मैं लिख देता हूँ यहाँ भाग 5। ठीक, हमारे संघ सरकार में पहले अध्ययन करेंगे कार्यपालिका, दूसरी जो है विधायिका और तीसरे है न्यायपालिका के बारे में। कार्यपालिका की बात की जाए तो कार्यपालिका कार्यपालिका में हम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ेंगे। विधायिका में अनुच्छेद 79 से लेके 123 तक पढ़ेंगे, जिसमें इसमें लोकसभा, राज्यसभा प्लस में ये जोड़ लेना आप राज्य राष्ट्रपति हो रहा है। क्योंकि विधायिका के 3 अंग है, एक लोकसभा, एक राज्यसभा और राष्ट्रपति भी विधायिका का अंग है। अगर कभी एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए विधायिका में कौन कौन शामिल है, तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति भी विधायिका में शामिल होता है। ठीक, तो तीसरी चीज़ है वो न्यायपालिका के बारे में पढ़ें। न्यायपालिका के बारे में हमें अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक पढ़ेंगे। तो आज के हम जो कार्यपालिका है उसमें अनुच्छेद 52 से 78 है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और मुख्य रूप से हम जो राष्ट्रपति साहब हमारे, उनके बारे में आज डिटेल से अध्ययन करेंगे भाई। यानी जो निर्वाचन पद्धति है या यानी जो मंडल है उसके बारे में डिटेल, क्योंकि हर एग्जाम में इनकी निर्वाचन पद्धति या निर्वाचन मंडल या इनकी शर्तों के बारे में एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अनुच्छेद 52 में ये बताया गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या होगा कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 में इतना बताया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 53 ये बताता है कि भाई जो संघ की समस्त कार्यपालिक जो शक्तियाँ होंगी वो राष्ट्रपति निहित होंगी, जिसका प्रमुख, ये यहाँ ये क्रॉस कर लेना, यहाँ राष्ट्रपति लिखना, जिसका प्रमुख राष्ट्रपति होगा। ठीक है, ये मिसप्रिंट है ये टाइपिंग में। अनुच्छेद 74 ये कहता है कि जो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। ठीक, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। सही है, बिल्कुल। और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करता है। ये पहले नहीं था, ये अनुच्छेद बाद में जोड़ा गया। इसे 42 संशोधन के थ्रू हमारे संविधान में जोड़ा गया। जो राष्ट्रपति है वो मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही काम करेगा। हाँ, ये बात अलग है कि वो एक बार मंत्रिपरिषद को उसकी जो सलाह है उसके लिए पुनर्विचार के लिए कह सकता है कि भाई ये आपने जो सलाह दी है वो सही नहीं है, तो एक बार इस पर फिर एक बार पुनर्विचार करें। अब बात करते हैं भाई चुनाव संबंधी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होगा उसकी जो अधिसूचना है वो चुनाव आयोग जारी करेगा। ठीक है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अधिसूचना को जो हमारा चुनाव आयोग है वो जारी करेगा। फिर दूसरा बोला गया भाई लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव की अधिसूचना राष्ट्रपति जारी करेगा। यानी अगर लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव होते हैं, करवाएगा उसको। अगर इन चुनावों की बात करें तो इनको करवाने का काम तो ये भाई जो हमारा निर्वाचन आयोग है केंद्रीय, उसी का काम है। लेकिन अधिसूचना होती है, नोटिफिकेशन होता है जो अखबार में आता है, वो राष्ट्रपति के पास सकते हैं कि वो उसके नाम से जारी होंगे या वो जारी करेगा। राज्यों में विधानसभा, विधान परिषद के चुनाव की जो अधिसूचना है वो भी राज्यपाल जारी करेगा। भाई जैसे केंद्र में संसद के चुनाव की अधिसूचना राष्ट्रपति जारी कर सकता, उसी तरह जो राज्य में विधानमंडल होता है उसके चुनाव की जो अधिसूचना है वो राज्यपाल द्वारा जारी की जाएगी।
राष्ट्रपति की उम्मीदवारी के लिए 50 प्रस्ताव, और ये यहाँ मिसप्रिंट है, ये 50 ही है, 50 अनुमोदक, 50 प्रस्ताव को 50 ही अनुमोदक होने आवश्यक है। जब भी राष्ट्रपति कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अपनी दावेदारी प्रस्तुत करता है, तो जो उसके लोकसभा और राज्यसभा जो 50-50 मेंबर उसके हक में होने चाहिए, और वो ये बोले कि हाँ हम 50-50 मेंबर इनके हक में खड़े हैं, आप इनका नामांकन लीजिए और इनको राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की वो दीजिए। ठीक है। उपराष्ट्रपति की उम्मीदवारी के लिए 20 प्रस्ताव का 20 अनुमोदक होने आवश्यक है। तो वही उपराष्ट्रपति के लिए अलग है यार, ये उम्मीदवारों के प्रस्ताव और अनुमोदक। राष्ट्रपति के लिए कितने चाहिए अनुमोदक? तो 50 ही प्रस्ताव चाहिए और 50 ही अनुमोदक चाहिए, 20 गलत है यहाँ। और उपराष्ट्रपति की उम्मीदवारी के लिए कितने चाहिए? 20 प्रस्ताव होने चाहिए, 20 ही अनुमोदक होने चाहिए। ठीक है। अगली बात करें तो वही जो राष्ट्रपति जो और ये उपराष्ट्रपति है, दोनों की उम्मीदवारी के लिए जमानत राशि ये 20,000 नहीं है, सॉरी, यहाँ ये थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ आप 15,000 कर लीजिए इसको। और एक 1997 से लागू है, उससे पहले ये थी 250 रुपये थी, और 10 प्रस्ताव को 10 अनुमोदन की आवश्यकता थी। ठीक। और ये जो राशि है ये 15,000, ये हम कहेंगे भाई ये जो राशि है ये ठीक है। तो ये जो 15,000 की जो राशि होती है ये हमें RBI है हमारे, उसमें जमा करानी होती है। ठीक है। और इससे पहले जो अब राष्ट्रपति उम्मीदवारों के लिए 50 प्रस्ताव का 50 अनुमोदक चाहिए, तो उससे पहले जो राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति थे उन दोनों के लिए 10 प्रस्ताव और 10 अनुमोदकों की आवश्यकता थी। और जो जमानत राशि थी वो कितनी थी? 2500 रुपये थी। और इसकी जो बढ़ाई गई राशि कब बढ़ाएगी? 15,000 की गई है 2500 से, तो ये 1997 में बढ़ाई गई है। राष्ट्रपति के चुनाव के मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो लोकसभा महासचिव होता है, जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है वो लोकसभा का महासचिव होता है, वो राष्ट्रपति चुनाव का मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आप देख लेना, ये महत्वपूर्ण तथ्य ऐसे नहीं है। आजकल एग्जामिनर का जो पैटर्न बदल रहा है उस अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बनते हैं, इसमें से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन। उपराष्ट्रपति चुनाव में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन होगा भाई? राज्यसभा का महासचिव होगा, क्योंकि राज्यसभा का प्रधान सचिव होता है उपराष्ट्रपति साहब। अब बात की जाए अनुच्छेद 54 की, तो अनुच्छेद 54 में है वो राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है। निर्वाचक मंडल का मतलब होता है कि वो जो राष्ट्रपति हम लोग चुनेंगे उनको कौन कौन लोग वोट देंगे और किन किन लोगों के वोट से मतलब वो चुनाव जीतेंगे। जैसे हमारे MP MLA का चुनाव, मान लो हमारे स्थानीय क्षेत्र में विधायक का चुनाव हुआ, तो जो उस क्षेत्र के जो मतदाता होंगे, पंजीकृत मतदाता, वही तो उसके चुनाव वोट दे के MP MLA को चुनेंगे। तो उसी तरीके से भाई ये बताया गया है कि जो राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल होगा उनको कौन कौन वोट दे सकता है और कौन कौन नहीं दे सकता भाई, राज्यसभा और लोकसभा से, और राज्य विधान मंडल है उससे, उसके बारे में बताया गया। तो पहले तो ये बताया गया कि जो लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, यहाँ गौर करने वाली बात है कि भाई ये सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही वोट दे सकते हैं लोकसभा राज्यसभा में, मनोनीत सदस्य नहीं दे सकते, ये क्रॉस कर लेना आप यहाँ। विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, हर राज्य की विधानसभा में जितने भी निर्वाचित सदस्य होंगे वो, लेकिन विधान परिषद के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो नहीं देंगे, सिर्फ विधान परिषद के नहीं देंगे। संघ शासित प्रदेश है उनकी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, लेकिन इसमें दिल्ली और पौंडीचेरी को शामिल किया गया है। और जो अन्य हमारे केंद्र शासित प्रदेश है जैसे दादरा नगर हवेली, दमन दीव, चंडीगढ़ वगैरह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उनको इसमें शामिल नहीं किया गया। यानी कि वो राष्ट्रपति के जो चुनाव होता है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ये याद रखने वाली बातें हैं कि भाई जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें सिर्फ केवल निर्वाचित सदस्य रहे। पहली बात है कि जो निर्वाचित होंगे सदस्य वो भाग लेंगे, मनोनीत सदस्य इसमें वोटिंग नहीं कर सकते। ठीक है। कौन कौन निर्वाचित में क्या क्या बताया गया कि जो लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य हैं वो विधानसभाओं के, ना कि विधान परिषदों के, विधानसभा में जो निर्वाचित सदस्य होंगे, चुने हुए प्रतिनिधि होंगे, वही मनोनीत नहीं है वहाँ भी।
संघ शासित प्रदेशों में सिर्फ 2 ही प्रदेशों को शामिल किया गया है, एक दिल्ली, एक पुडुचेरी या पांडिचेरी। निम्नलिखित राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। लोकसभा, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, सबसे पहले लिखा हुआ है राज्य की विधानसभाओं के जो मनोनीत सदस्य होंगे, ठीक है, वो भी भाग नहीं लेंगे, और विधान परिषदों के सदस्य ये भी भाग नहीं लेंगे। अब समझते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज़, वही राष्ट्रपति की जो निर्वाचन पद्धति है वो किस तरीके से, मतलब उन जो वोटिंग होगी और पहले उन्हें किस आधार पर विजेता घोषित किया जाएगा, कहने का मतलब ये है, उसके बारे में बताया गया अनुच्छेद 55 में। निर्वाचक मंडल कौन कौन भाग लेगा राष्ट्रीय चुनाव में, तो अनुच्छेद 54 में। और जो राष्ट्रपति बनेगा उनको किस तरीके से उनको विजेता घोषित किया जाएगा, ऐसी कौन सी पद्धति है जो उनके चुनाव में अपनाई जाएगी, ठीक है, उसके बारे में बताया गया है, पद्धति के बारे में, एक रीति के बारे में। भाई जैसे हमारे MP MLA किसी का चुनाव हो तो क्या होता है कि जो सर्वाधिक वोट लेता है, ये तो है ना कि वो जीतेगा, तो उसी तरीके से वो एक पद्धति है। वही इसी तरह राष्ट्रपति के चुनाव में बताया गया कि किस तरीके से राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति होगी। तो पहला आगे हुई आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, ठीक है। एकल संक्रमणीय मत द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। और यहाँ एक चीज़ और आप मेंशन कर लेना, जो भी राष्ट्रपति चुनाव होता है वो गुप्त मतदान होता है, ठीक है। गुप्त मतदान का मतलब ये मतदान भी 2 प्रकार के होते हैं। खुला मतदान, खुले मतदान में क्या होता है कि जैसे मान लो भाजपा के सदस्य हैं या कांग्रेस की पार्टी मेंबर है, तो जो इनकी जो वोटिंग होती है तो ये अपने जो इनका जो व्हीप सचेतक नियुक्त किया जाता है उसे दिखाएंगे कि हाँ इस मेंबर को वोट दे रहे हैं। गुप्त मतदान में भैया जाएंगे अपने अकॉर्डिंग, जैसे हम लोग करते हैं, अपनी इच्छा अनुसार किसी को वोटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ हो गया आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। एकल संक्रमणीय मत द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। अब ये इन दोनों चीज़ों को हम समझ लेते हैं भाई, जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति है और जो एकल संक्रमणीय मत है, इसका क्या अर्थ है। अनुपातिक रूप से दी जाएगी, तो छोड़ो। एकल संक्रमण मत ही है, इसको हम समझते हैं। एकल संक्रमण मत कैसे, मतलब जैसे मान लो ये आपके सामने चित्र दिखाया जाता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पर आधारित एकल संक्रमणित मत प्रणाली। अनुपातिक अप्रत्यक्ष रूप से 50% अधिक मत प्राप्त होने चाहिए जो जीतेगा उसे, ठीक है। जैसे राष्ट्रपति को जीत के लिए N/N+1 यानी N तो है कुल मतों संख्या, ऊपर तो कुल मतों संख्या आ जाएगी, नीचे कुल पदों संख्या आ जाएगी, उसमें 1 जोड़ा जाएगा और प्लस में 1 और जोड़ा जाएगा। मतलब ये कहा जाए साफ साफ कि जो राष्ट्रपति को जीत के लिए 50% प्लस 1 मतों की आवश्यकता है। 51 बोल दो सीधा, जैसे मान लो। और होता कैसे, एकल संक्रमण मत का मतलब ये है कि भाई जो भी वोटिंग करने वाले जो भी वो होंगे मतदाता होंगे उसमें उनके पास एक कार्ड होगा जिससे इस दिखा रखा है वरीयता पर आधारित। उसमें क्या है कि जितने भी राष्ट्रपति चुनाव जितने मेंबर खड़े होंगे उन सबका नाम लिखा हो। जैसे मान लो 4 मेंबर राष्ट्रपति चुनाव में खड़े हो गए, उन चारों नाम लिखा जाएगा भाई कि फलाना, जैसे मान लो मैं आपको नाम, जैसे राजेश, मुकेश और दिनेश या सुरेश, ये 4 हो गए। इनके आगे जैसे क्रम लिखना होगा हर मतदाता को भाई कि ये मेरी पहली चॉइस है, जैसे राजेश मेरी पहली चॉइस है, मुकेश मेरी दूसरी चॉइस है और सुरेश मेरी तीसरी चॉइस है और जो हरीश है वो मेरी चौथी चॉइस है, ऐसे लिखना होगा, ठीक है। फिर जो हमारे निर्वाचन अधिकारी होंगे वो वोटों की गणना करेंगे। मत जैसे हमने अपनी चॉइस से भर दी भाई कि ये हमारी पहली चॉइस है, हर व्यक्ति को एक मतपत्र मिलेगा और उसमें जितने मतदाता खड़े होंगे, जितने भी राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार खड़े होंगे उन सब का नाम लिखा रहेगा। और हमें उन सभी के नाम के आगे क्या करना पड़ेगा, जिस इसमें बता रखा है भाई अ ब स 3 व्यक्ति खड़े हो गए, वरीयता ऐसे लिखनी होगी हमको। जैसे ए को हम दूसरी वरीयता देते हैं, बी को हम तीसरी और स को 1, ऐसे लिखते हैं हम लोग, ऐसे करना पड़ेगा हमें, जैसे आपको इसमें इस फोटो में नज़र आ रहा है, ठीक। फिर मतदाता अधिकारी क्या करें भाई, जो वोटिंग की गणना करेंगे। मान लो उसको पहले राउंड में ही मान लो उसको जो ये मत लिखे हैं 50% प्लस 1 मत मिल गया किसी मतदाता को, है ना, वरीयता के आधार पे, तो वो राष्ट्रपति बन जाएगा। कहने का मतलब है कि वो पहले ये देखेंगे कि जो 1 नंबर पहली वरीयता किसको दे रखी है। जैसे आपने पहली वरीयता हमने ए को हमने सबसे ज़्यादा जो फर्स्ट वरीयता है सबसे ज़्यादा बार कौन से कैंडिडेट को फर्स्ट वरीयता दे रखी है। अगर उसको पहले राउंड में 50% प्लस 1 मत मिल जाते हैं तो उस समय विजेता घोषित किया जाएगा और उसे राष्ट्रपति निर्वाचित किया जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, मान लो
तो जिसको सबसे कम पहली चॉइस मिलती है, मान लो 100 को सिर्फ एक ही बार 500 वोटिंग 500 मतदाता थे, उनको 100 को सिर्फ एक ही वोट मिला कि भाई ये पहली बार था, इसको हमें एक ही मेम्बर ने उसको वो किया पर फिर दिया कि पहले, तो उसको बाहर कर दिया जाएगा, ऐसे से बाहर हो जाते हैं। ठीक। राष्ट्रपति कार्य अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति कार्यकाल के बारे में बताया गया है। ये जो कार्यकाल होगा शपथ ग्रहण से 5 वर्ष तक होता है। अनुच्छेद 57 ने बताया कि पुनर्निर्वाचन, तो भाई एक जो व्यक्ति होता है राष्ट्रपति, जो कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन गया मान लो, वो कितनी भी बार पुनर्निर्वाचित हो सकता है, मतलब हर बार चुनाव में खड़ा होगा और हर बार जो उसके लिए जो वोट है 50% वाला +1 एक वोट है, अगर वो उनको प्राप्त कर लेता हो तो कितनी भी बार, कहने का साफ सा मतलब एक व्यक्ति भारत में कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। ऐसा कोई प्रतिबंधित नहीं है कि भाई 2 बार बनेगा 3 बार नहीं। जैसे अमेरिका के चुनाव में क्या होता है कि वहाँ पे एक व्यक्ति सिर्फ 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है। तो जो राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन उसके बारे में किसमें बताया गया हमारे, तो हम बात कर लेते हैं भाई कि अनुच्छेद 57 में। अनुच्छेद 58, इसमें राष्ट्रपति की योग्यता बताई गई है। इसमें राष्ट्रपति की 4 योग्यता बताई गई अनुच्छेद 58 में। पहली तो वही कि वो भारत का नागरिक हो, सही है। भारत का नागरिक होने मतलब है कि उसके पास यहाँ का वैलिड आधार कार्ड हो, वो यहाँ के किसी भी राज्य या किसी भी संघ शासित क्षेत्र पर जो क्षेत्र है उसमें मतदाता सूची में उसका नाम पंजीकृत हो। वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। 35 वर्ष से अगर छोटा है एक दिन में तो वो राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। लोकसभा का सदस्य नियुक्त होने हेतु योग्य, ये बात याद रखने वाले थे कि वो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो उसकी योग्यताएँ वही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है राज्यसभा का, वो लोकसभा का सदस्य बन सके। संघ या राज्य सरकारों या स्थानीय अथवा सार्वजनिक प्राधिकरण लाभ के पद पर ना हो, ये तो इसकी योग्यता होगी। योग्यता 4 होगी ना, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ठीक है, लोकसभा का सदस्य नियुक्त होनी, यहाँ लोकसभा की बात है, राज्यसभा की नहीं। तो आपको एग्जामिनर ऐसा पूछ सकता है भाई कि भाई क्या राज्यसभा के लिए योग्य व्यक्ति को राष्ट्रपति नियुक्त किया जा सकता है, तो नहीं। जो व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बनने के लिए नियुक्त हो सकता है वही व्यक्ति राष्ट्रपति नियुक्त हो सकता है या उसी को नियुक्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 59 या 59 में क्या बताया गया, जो राष्ट्रपति होता है उसके पद की शर्तों के बारे में बताया है। तो जो राष्ट्रपति पद की शर्तें हैं वो हम देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। वह संसद के किसी भी सदन, हमारे संसद में ये फिर हमारे जो विधायिका उसका सदस्य नहीं होना चाहिए वो, और अगर है मान लो संसद या किसी विधानसभा का वो सदस्य है, विधान परिषद का सदस्य है, तो उसे जिस दिन वो राष्ट्रपति बनता है उस दिन से उसको वो पद उसको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और वह कोई लाभ का धारण नहीं करता हो। जैसे चौथा बिंदु है ना, इसमें आप कन्वर्ट कर, इसमें 59 में लिखना है। और तीसरी जो शर्त है वो है कि भाई वह बिना किराए चुके है, जो राष्ट्रपति का जो निवास स्थल होता है, राष्ट्रपति भवन होता है, उसका उपयोग करेगा, ठीक। और जो राष्ट्रपति को जो वेतन भत्ते मिलते हैं, निर्धारित जो वेतन भत्ते मिलते हैं संसद द्वारा, वो उन सबका उपयोग भी करेगा। ये 4 शर्तें हैं इसकी। पहली बात, वो कोई लाभ का धारण ना करता हो, वह किसी राज्यसभा लोकसभा अथवा किसी विधानसभा या विधान परिषद का मेंबर नहीं है, और अगर मेंबर है तो वहाँ से वो त्यागपत्र देगा भाई अपना, जैसे वो राष्ट्रपति नियुक्त होता है, ठीक। वो राष्ट्रपति भवन का जो भी राष्ट्रपति भवन है उसका फ्री में उपयोग करेगा, मतलब उसके लिए कोई पैसा नहीं देगा, बिजली वगैरह पानी वगैरह जो भी है सब कुछ फ्री मिलेगा उसको। चौथी ये है कि भाई वो संसद ने जो भी उसके लिए वेतन या जो भी विशेषाधिकार दिए हैं या कोई फ्री सर्विसें दी हैं उन सबका उपयोग करेगा वो। और उसके पद के दौरान उनकी जो उपलब्धियाँ, उसकी वेतन भत्ते वगैरह या उपलब्धियाँ हैं उनको कम नहीं किया जाएगा। ये राष्ट्रपति पद की शर्तें होगी। और 59 में इसके बारे में। 60 में राष्ट्रपति को शपथ, तो भाई राष्ट्रपति को शपथ की बात करिए तो भाई ये जो चौथा पॉइंट ये हमारे लिए है मेन, ठीक है। ये बताया गया जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होगा, अगर सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश है उस समय पड़ जाए तो वो प्रेसिडेंट वो न्यायाधीश है वो शपथ दिलाएगा सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है।
और अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नहीं है प्रेजेंट उस समय, तो उस समय जो वरिष्ठतम यानी जो सबसे बूढ़ा न्यायाधीश होगा, एज में सबसे ज़्यादा होगा न्यायाधीश, वो उसे राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। ठीक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। तो ये पहली बात तो इसमें ये है कि ये पद लिया कहाँ, ये जो राष्ट्रपति महाभियोग है कहाँ से लिया गया है, तो ये अमेरिका से लिया गया। राष्ट्रपति का जो महाभियोग है भारत में वो कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। ठीक है। महाभियोग एक अर्थन्यायिक प्रक्रिया है, हम इसको आगे समझेंगे भाई कैसे यह अर्थन्यायिक प्रक्रिया है। ठीक है। कारण क्या भाई, क्या कारण हो सकता है कि हम जो राष्ट्रपति साहब हमारे उन पर महाभियोग ले आ सकते हैं, तो उसका एकमात्र कारण बताया गया कि संविधान का अतिक्रमण। ये बात हमेशा याद रखना कि सिर्फ संविधान के अतिक्रमण के आधार पर ही हम राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लिया जा सकता है, और कोई कारण नहीं है। अगर अन्य किसी कारण से अगर राष्ट्रपति महाभियोग लाया जाता है तो राष्ट्रपति को पद से नहीं हटाया जाएगा, यानी कि उस विधेयक का कोई मतलब ही नहीं है। जो महाभियोग होगा उसका प्रस्ताव किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, नहीं लोकसभा राज्यसभा दोनों में, कहीं भी चाहे उसके मेंबर कहीं पेश कर सकते हैं। जिस भी सदन में प्रस्ताव पेश किया जाएगा उसके 1/4 सदस्यों के उस पर हस्ताक्षर होने जरूरी है, साइन करेंगे उसके 1/4 सदस्य। मान लो कि राज्यसभा में पास किया और 200 मेंबर है वर्तमान में, तो 1/4 कितने हो गया, 50 मेंबर। तो 50 मेंबर को साइन करेंगे एक लेटर पे और वो देंगे। और इससे पहले वो जो सदन का सभापति होगा उस सदन का, उसको देंगे। फिर वोटिंग होगी उस पर, अगर वो प्रस्ताव वहाँ से पास होता है, उस सदन से हो जाता है, तो फिर वो दूसरे सदन के पास जाएगा जांच के लिए, और दूसरा सदन भी जांच करेगा उसकी। और अगर वो जांच में अगर राष्ट्रपति दोषी पाया जाता है, तो जैसे दूसरा सदन पास करेगा उस बिल को, उसी दिन से राष्ट्रपति को हटावा मान लेंगे या राष्ट्रपति का पद है वो रिक्त माना जाएगा। अगला जब है कि जब भी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाया जाएगा तो 14 दिन के पहले उसे, कितने दिन पहले सूचना देनी होगी, तो उसमें 14 दिन पहले उसे सूचना देनी पड़ेगी उसे। ठीक है। पहला सदन आरोप लगाएगा, और अगर पहले सदन में अगर कुल सदस्य होते हैं उनके 2/3 बहुमत से अगर प्रस्ताव पारित हो जाता है तो ये दूसरे सदन के पास जाएगा। दूसरा सदन क्या करेगा, जो आरोप है उनकी जांच करेगा। जांच के दौरान राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया, या तो खुद वो चाहे, अगर उसकी इच्छा पर डिपेंड है, या तो खुद या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से जो ये अपना पक्ष रख सकता है कि मैं सही हूँ ये नहीं, ये जो मेरे पे आरोप लगे हैं वो गलत लगे हैं। वो उसकी इच्छा पर डिपेंड है, वो रखना चाहे तो रख सकता, वो अपना पक्ष रख सकता है, और नहीं चाहे तो नहीं भी रख सकता। यदि आरोप सही पाए जाते हैं और दूसरा सदन भी कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से, कितने बहुमत से, 2/3 बहुमत से अगर प्रस्ताव पारित करता है, तो उसके पश्चात राष्ट्रपति स्वयं पद से हट जाता है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात यहाँ वही मनोनीत सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति के जो पद होता है, याद रखना, महाभियोग में भाग लेते हैं, चुनाव में भाग नहीं लेते, लेकिन किस में लेते हैं, महाभियोग में भाग लेते हैं। वही याद रखने वाली बात है कि जो ये मिसप्रिंट है थोड़ा, मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया है उसमें भाग लेंगे। एक बार दोबारा आप इसको एक बार देख लेना, एक बार दोबारा देख लेते हैं अनुच्छेद 61 को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए भाई। जो महाभियोग जो प्रक्रिया राष्ट्रपति पर लगाया जाना, ये एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। ठीक है। संविधान का अतिक्रमण के आधार पर हम ला सकते हैं। अगर ऐसी कोई प्रक्रिया चालू की जाती है उससे पहले राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है। और किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जाता है, जो उसके वर्तमान मेंबर होंगे उनके 1/4 सदस्यों को उस पर हस्ताक्षर होंगे। फिर वो सदन जिस सदन में आरोप लगते हैं वो सदन, अगर उस सदन से 2/3 सदस्यों के बहुमत से अगर प्रस्ताव पास हो जाता है तो दूसरे सदन के पास वो मामला चला जाएगा। और अगर दूसरा सदन भी अगर मतलब जो प्रस्ताव उसको 2/3 बहुमत से पारित कर देता है, ठीक है, तो राष्ट्रपति हटावा मान जाएगा। और जो मनोनीत सदस्य होंगे वो राष्ट्रपति के जो महाभियोग लगाया जाता है राष्ट्रपति पे, उसमें भाग लेंगे, उस प्रक्रिया में भाग लेंगे। अनुच्छेद 62, राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले अगले राष्ट्रपति का चुनाव कर लिया जाना चाहिए। ठीक है। मान लो 5 साल का कार्यकाल है सामान्यतः, लेकिन उससे पहले 1 महीने पहले, 2 महीने पहले या 3 महीने पहले, या लगभग ये मान के चलो कि आप 15-20 दिन, 1 महीने पहले ही ये चुनाव कंप्लीट होते हैं। तो भाई जब भी राष्ट्रपति में पद पे है उसके रिटायर्ड होने से 1 महीने पहले, 1 महीने के लमसम मतलब टाइम मान लो आप, उससे पहले राष्ट्रपति, नया जो राष्ट्रपति है उसके लिए चुनाव हो जाएंगे।
ठीक है। जैसे नया राष्ट्रपति चुनाव, मान लो चुनाव जीत गया और आ गया है, तो उसी दिन से राष्ट्रपति अपना पद रिक्त कर देगा। और इसमें बताया कि भाई अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, मान लो उसने त्यागपत्र दे दिया, उस कारण से रिक्त हो गया, या मृत्यु हो गई हो, या महाभियोग के कारण उसका पद रिक्त हो गया, तो जल्दी से जल्दी राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाएगा 6 महीने के भीतर भीतर। कितने महीने के भीतर भीतर? 6 माह के भीतर भीतर टाइम दिया गया, ठीक है। त्यागपत्र, मृत्यु, महाभियोग के कारण अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, तो अगले राष्ट्रपति निर्वाचन 6 महीने के भीतर होगा। और जो अगला राष्ट्रपति नियुक्त होगा वो कितने वर्ष के लिए होगा? वापिस 5 वर्ष के लिए होगा भाई। ऐसा नहीं है कि उसका बचे हुए कार्यकाल नहीं। जो भी राष्ट्रपति जब भी कभी नियुक्त होता है कोई भी राष्ट्रपति, तो वह हमेशा सिर्फ 5 साल के लिए नियुक्त होगा। आज की इस क्लास में हमारा राष्ट्रपति का ये जो चैप्टर था भाई, ये एक समाप्त हुआ। जो राष्ट्रपति शक्तियाँ हैं उनके बारे में हम अलग से, क्योंकि ये राष्ट्रपति का जो चैप्टर है लंबा चौड़ा, काफ़ी लंबा है, इसकी जो शक्तियाँ हैं वो भी उनको हम विस्तार से अगले चैप्टर में पढ़ेंगे धीरे धीरे एक एक करके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल से बने रहिए। और आपके कोई भी सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में पिन अप ज़रूर करें। और अगर आप ये चाहते हैं कि भैया हम जैसे जैसे चैप्टर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे उनके क्वेश्चनों के, जैसे आज राष्ट्रपति बढ़ा दिए तो कल उसके क्वेश्चन बारे डिस्कस करें, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पर्सन बैंक भी लेके आएँ, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करें, हम पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।